प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थानी क्लासेस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ शॉर्ट नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। रॉबर्ट हुक गिव्स द वर्ड सेल। सेल वर्ड रॉबर्ट हुक ने दिया था। ये पॉइंट्स आपके बहुत यूजफुल हैं, इन्हें रिमेंबर करके रखिएगा। All organisms are made up of cells, but also there are some single cells that lie on their own. सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंगल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कुछ ऐसे सिंगल सेल्स भी हैं जो अपनी खुद का ही डीएनए रखते हैं और अपने खुद की लाइफ अपने खुद की बेसिस पर, खुद के रूल्स पर जीती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट होल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, जैसे कि अमोइबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये सिंगल सेल से बने होते हैं, इसलिए हमें इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स इकट्ठा ग्रुप बनाती हैं इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जितनी भी सेल्स हैं हमारी लाइफ में वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी। सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज। ठीक है। इन ऑर्गेनेलिज की ही वजह से ही सेल के पास एबिलिटी आती है, कैपेसिटी आती है कि वह अपने जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, उनके साथ जी सकता है। दीज ऑर्गेनेलिज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बेसिक यूनिट। ये सारे ऑर्गेनेलिज इकट्ठा होकर एक बेसिक यूनिट बनाती हैं जिसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है। 3 फीचर्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर सेल के अंदर 3 फीचर्स प्रेजेंट होते ही हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको पॉइंट बाय पॉइंट पूरा चैप्टर पॉइंट्स फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। 3 फीचर्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज साइटोप्लाज्म। अगर सेल की हम कंडीशन देखें तो उसके अंदर 3 फीचर तो प्रेजेंट होंगे ही, यदि हम किसी चीज़ को सेल बोल रहे हैं तो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जो उसको जो बाहर का एनवायरनमेंट है और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जो सेल के अंदर का, उसको सेपरेट करके रखती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव इन नेचर। सेलेक्टिव नेचर की होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। वह सेलेक्ट करके जाने देती है किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल को कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, सेलेक्ट करती है। सम सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आ जा सकते हैं। डिफ्यूजन, अब सवाल उठता है डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी कि जब सब्सटेंस की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है विदाउट एनी एनर्जी, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस है। वाटर ऑल्सो ओबेज लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। जो वाटर है वह भी डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल है वह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं, उन्हें ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम आगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इज डिफाइंड एज, जो दो नेट रिजल्ट है इज दैट वाटर एंटर्स द सेल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कम वाटर होगा और बाहर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, तो बाय डिफ्यूजन क्या होगा, हाई टू लो, वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। वाटर एंटर्स द सेल, सेल इज, फिर वाटर अंदर आएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर का क्या होगा, इज डिफाइंड एज देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। जितनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन सेल के बाहर है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर की, सेल विल स्टे द सेम साइज। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इज डिफाइंड एज द वाटर लीव्स द सेल देन सेल विल श्रिंक। सेल श्रिंक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो सेल है उसके अंदर तो सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसके अंदर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन जो बाहर है उसके अंदर कम है, तो पानी कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, तो पानी सेल को छोड़कर बाहर के एनवायरनमेंट में जाएगा। ठीक है। तो सेल क्या करेगी, लूज कर देगी अपने कंटेंट को, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन लाइफ ऑफ अ सेल। यानी कि प्लांट की लाइफ में डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि वही है जो एक्सचेंज करता है गैसेस का, जो ऑक्सीजन से वो अपनी सेल्स को प्लांट जिंदा रख पाते हैं, CO2 एंड ऑक्सीजन, और वाटर का, दैट इज़ बेसिक नीड ऑफ लाइफ फॉर प्लांट्स, तो उसका एक्सचेंज वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। सेल अपने बाहर के एनवायरनमेंट से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट रिक्वायर्स यूज ऑफ एनर्जी। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंदर बाहर होते रहते हैं सेल से, एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी चाहिए। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी है, जैसे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल सेल्स टू बी इनगल्फ्ड इन फूड। जो फूड मटेरियल है वो अपने अंदर एनगल्फ कर जाते हैं, एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी कि कोई सेल है, अगर फॉरेन बैक्टीरिया आ जाता है तो उनको एनगल्फ कर जाती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल एमोइबा। इन प्लांट्स रिजिड सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो ऐसी रिजिड होती है क्योंकि ये डेड सेल होती है। सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। मेनली सेल वॉल के पास क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग प्लांट सेल व्हेन लूज वाटर। अगर लिविंग है प्लांट सेल और वो अपना पानी लूज कर देती है थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड है, डेड है, वो पानी को ना तो एब्जॉर्ब कर सकती है ना रिलीज कर सकती है, लेकिन लिविंग सेल एब्जॉर्ब भी करती है और रिलीज भी करती है। तो इससे क्या होगा, जब सेल अपना वाटर लूज कर देगी तो सेल वॉल से अवे जो सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अपने कंटेंट्स को लूज कर देंगे, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किस में होती है, हाइपरटोनिक सेल में होती है, क्योंकि हाइपरटोनिक सेल में ही सेल की श्रिंकेज होती है, क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, इसलिए वो लूज करने लग जाता है। ओनली लिविंग सेल बट नॉट डेड सेल इज एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। केवल लिविंग सेल ही एब्जॉर्ब कर सकती है वाटर को, डेड सेल नहीं करती। सेल वॉल permit cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। यानी कि सेल वॉल ऐसी है क्योंकि वो डेड सेल है, तो अब प्लांट को परमिट करती हैं या फंजाई को या बैक्टीरिया को कि वो वेरी डाइल्यूट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वाटर की कंसनट्रेशन हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, उसमें भी एक्सटर्नल मीडिया को बिना बस्ट हुए
रख सकती हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक में कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे तो पानी अंदर आ जाएगा, वो सेल इतनी स्वेल हो जाएगी कि वो बस्ट हो जाए, लेकिन वो सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करके रखती है प्लांट को। Because of their cell walls, such cells can withstand much greater changes in surrounding medium than animal cells, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, ओनली प्लांट्स के पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear membrane has pores which allow transfer of material from inside to the outside cytoplasm। ठीक है, आउटसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल का ट्रांसफर कर सकते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होते हैं फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए की फॉर्म होते हैं। और क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, क्रोमोसोम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए के अंदर अगर हम प्रोटीन मिला देते हैं तो वे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। DNA gives information necessary for constructing and organizing cells। DNA क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है जो कि सेल के कंस्ट्रक्शन में और उसके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है। यह हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है डीएनए। और जो डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट होती है वो क्या होती है, जीन। क्रोमैटिन इज नॉट डिवाइडिंग, दैट इज एन, क्रोमैटिन क्या होता है, वो डिवाइड नहीं करता, वो एक एंटेगल्ड मास है थ्रेड का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, ठीक है। लेकिन जब वो डिवाइड करना चाहता है तो क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है कैसी फॉर्म में, क्रोमोसोम में, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे एंटेगल्ड मास की तरह नहीं रहता, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर गेन कर लेता है जिसे हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम सब डिवाइड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। Next point, it also plays crucial role in environment। Next point is बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ओनली न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट, दैट इज न्यूक्लियोइड। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, तो न्यूक्लियर रीजन जो है वो पुअरली डिफाइंड है, केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रोकैरियोट्स। ऐसी सेल जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एब्सेंट होता है, उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। सेल्स दैट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे गैदर हो रही है और आप बहुत सारी जानकारियाँ ले पा रहे हैं और इसे बनाने में अच्छी मेहनत कराई जा रही है, आपके लिए पॉइंट की फॉर्म में तैयार किया जा रहा है। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेटेड मी। ओके, thanks। Next point is prokaryotes lack other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं प्रेजेंट, ऐसी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होती, क्योंकि यूकैरियोटिक एडवांस सेल्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रो यानी कि प्रिमिटिव, कैरियोट यानी कि न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वो पहले आई हैं सेल, वो इतनी एडवांस नहीं है। Chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles bag-like structure, but not with plasters as in eukaryotic cells। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, दैट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर सेल। जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। वायरसेस लाइक एनी मेम्ब्रेन्स डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जो वायरस होते हैं वो कोई लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते, लेकिन कब तक, तब तक नहीं करते जब तक वे एक लिविंग बॉडी में एंटर ना कर जाए। जैसे ही वो लिविंग बॉडी में एंटर कर गए, उसके बाद वे जो उस लिविंग बॉडी की ही, होस्ट की ही सेल मशीनरी को यूज़ करके मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और उसकी जो होस्ट सेल है उसकी ही जेनेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट to keep its own contents separate from external environment। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट सेल को सेपरेट करके रखती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स वेसिकल्स।
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर ही होती है। 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? पार्टिकल्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स दैट आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस एंड प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वो एक ऐसे सरफेस के साथ अटैच होते हैं जो ऑल एक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सी, किसकी साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट से। तो फिर अब ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद क्या करेगा? जो प्रोटीन बना है उसको वेरियस प्लेसेस में भेजेगा जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, नीड है, इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से वेरियस प्लेसेस से भेजेगा जहाँ पर उनकी नीड है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। RER तो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करवा रहा है फैट मॉलिक्यूल की और लिपिड की, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सेल के फंक्शन के लिए। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। इसलिए ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी कि एक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन सम फंक्शनिंग एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो फिर ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में कुछ ऐसे अदर लिपिड प्रोटीन होते हैं जो सेल की कुछ ऐसी फंक्शनिंग में भी काम करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स में भी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम बना के रखता है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का क्या फंक्शन है? इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि साइटोप्लाज्म की जो वेरियस रीजन्स हैं वहाँ पर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बिटवीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव्स साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ER क्या करता है? एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क देता है, एक सरफेस देता है जिसमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं सेल की। नेक्स्ट पॉइंट इज इन लीवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिसके पास लीवर सेल्स होती हैं ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। लीवर सेल का क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। जितने भी हमारे अंदर पॉइजन है या केमिकल्स हैं या ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती है हमारे लीवर सेल्स, ठीक है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यही काम करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स में। तो दैट इज वेरी क्रूशियल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन contains, okay. Next point is Golgi apparatus first described by Camillo Golgi। सबसे पहले इसको कैमिलो गोल्जी ने दिया था। It contains membrane bound vesicles arranged approx parallel to each other in stacks is called cisterns, ठीक है। इसके बाद cisterns present होते हैं। It has also connection with the membrane of endoplasmic reticulum that is a portion of the complex cellular membrane system, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन कनेक्ट होकर के आपस में, ठीक है। मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी apparatus। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मटेरियल का सिंथेसिस हुआ था वह उन सबको पैक करेगा और डिस्पैच करेगा, यानी कि ट्रांसफ़र करेगा वेरियस टारगेट्स पे, यानी कि डिफरेंट टारगेट्स पर वो डिस्पैच करेगा, जो कि सेल के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती हैं, थ्रू गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus के थ्रू।
गोल्जी apparatus का क्या फंक्शन है? इट्स फंक्शन इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। यानी कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस ER ने किया है, उसमें भी स्पेशली RER ने किया है, जो प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन की फॉर्मेशन, उसको स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग करना उन प्रोडक्ट्स की वेसिकल के अंदर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ये गोल्जी apparatus का फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स शुगर्स में मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाई जा सकती हैं। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। पहले न्यूक्लियस के पास ER आया, ER के साथ क्या बना? गोल्जी apparatus बना, जिसने ER में तो क्या हुआ? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, फिर गोल्जी apparatus में पैक कर दिया और डिस्पर्स कर दिया। उसके बाद क्या बनेगा? लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स होता है वह मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स किससे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम की विशेषता है कि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। When cell gets damaged and lysosomes may burst and enzymes can digest their own cell and it is known as cidal bags of cell। कई बार क्या होता है, इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वह अपनी सेल को ही फॉरेन सेल समझने लगता है। कोई कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से वह अपनी सेल को ही फॉरेन समझता है, तो क्या करता है लाइसोसोम? उसको बस्ट कर देता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से, और वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करने लग जाता है। इसलिए हम लाइसोसोम को एक सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड, ओल्ड ऑर्गेनेली एंड अप इन लाइसोसोम्स। कोई भी बैक्टीरिया है या फूड है या कोई ओल्ड ऑर्गेनेली है, वो लाइसोसोम्स में ऐड हो जाता है इनटू स्मूथ पीसेस बाय पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो एंजाइम्स होती हैं वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वेस्ट जो होता है वो डिस्पोजल कर देते हैं उसका। तो जो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम ER बनाता है उसे हम GERL बोलते हैं। G से गोल्जी, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L से लाइसोसोम। गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम मिलके एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। हमारे सेल की, हमारी लाइफ की एनर्जी करेंसी कौन है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट गिव्स एनर्जी विच इज नीडेड फॉर लाइफ। बॉडी यूज एनर्जी फॉर, क्यों यूज करती है एनर्जी को? नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए और एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेम्ब्रेन कवरिंग आर प्रेजेंट। आउटर इज पोरस। आउटर में क्या होता है? पोरस होती है, पोर्स प्रेजेंट होती हैं, और इनर डीपली फोल्डेड होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। एंड क्रिएट लार्ज। क्रिस्टी क्यों बनाई जाती है? डीपली फोल्डेड क्यों होती है? ऐसे डीपली फोल्डेड होती है, क्यों होती है? ताकि सरफेस एरिया प्रोवाइड करा सके ज़्यादा। फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन हो सके और हमें एनर्जी मिल सके जो हम लाइफ के अंदर यूज़ कर सके। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट थे उन्हें हम सिस्टर्न नहीं बोल रहे थे, और माइटोकॉन्ड्रिया को के अंदर डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टी बोल रहे हैं। तो इसे याद करके रखिएगा, को कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स। तो हमने कुछ ऐसी सिंगल सेल्स की बात करी थी शुरू के पॉइंट्स में कि कुछ ऐसी सिंगल सेल हैं जो अपना खुद का ओन बेसिस रूल्स पे लाइफ को कंट्रोल करके रखती हैं। इसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि जिसके पास खुद के DNA एंड राइबोसोम्स। इट इज़ एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो DNA एंड राइबोसोम्स हैं तो ये अपने खुद की ही प्रोटीन बना सकती हैं, इसके पास ऐसी कैपेसिटी है। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और एक सेकंड सेल आती है इसमें प्लास्टिड, लेकिन प्लास्टिड केवल प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो होते हैं कलर प्लास्टर्स, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं और वाइट इन कलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिड कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट्स के अंदर, फूड का फॉर्मेशन करवाता है, जिससे सन विद द हेल्प ऑफ सन बनवाता है और इससे हमें ग्लूकोज मिलता है। सनलाइट की प्रेजेंस में 6CO2 + 6H2 मोलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल पिगमेंट
ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि फूड की तरह का यूज़ होता है। इट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की होता है और कुछ येलो ऑरेंज पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट में ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। इंटरनली न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लास्टिड सिमिलर होती है माइटोकॉन्ड्रिया से इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से देखेंगे तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर दिखाई देगी। प्लास्टिड के पास भी खुद के ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज सैक्स प्रेजेंट है वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स क्या है? स्मॉल साइज्ड प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल के अंदर। ये वैक्यूल स्पेस है खाली जिसके अंदर हम कुछ प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्मॉल साइज होता है एनिमल सेल्स के अंदर और वेरी लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्टोर करने का काम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। कई बार तो सेल वैक्यूल प्लांट सेल की 50 से लेकर 90% तक सेल वॉल्यूम कंटेन करके रखती है। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. यह टर्जिडिटी देती है, जैसे कि वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो जो वॉल है वह अपना प्रेशर लगा करके टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है ताकि सेल बस्ट ना हो जाए, और रिजिडिटी देती है ताकि वो ऐसे बस्ट ना हो जाए, फ्लेक्सिबल ज़्यादा ना हो जाए, लूज कंटेंट ना हो जाए। इसलिए तो वैक्यूल इसलिए फुल ऑफ सेल सैप की भरी होती है। Amino acids, sugars, various organic acids and some proteins are present in vacuoles. ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, अमाइनो एसिड, शुगर, कुछ भी ऑर्गेनिक एसिड या प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमोबा, फूड वैक्यूल्स कंटेन्स फूड आइटम्स एंड ऑल्सो इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। कि वह फूड वैक्यूल से फूड कंटेन करके रखेंगे फूड आइटम्स को और एक्सपेल कर देंगे जो एक्सेस वाटर होगा या वेस्टेज होगा सेल से। सेल क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की सेल। हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, छोटे से छोटा पार्ट भी सेल, एक बेसिक यूनिट है सेल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर है यूनिट ऑफ, एक बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज अ ऑर्गेनेलीज। बाकी ऑर्गेनेलीज उनके पास एब्सेंट होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर सब प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो, ओके। आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस चैनल के थ्रू, सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।